हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। फ्रेंड्स, ये कक्षा 8 का बुक की जो है पहला चैप्टर है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से जो है 8 का बुक है। और ये पहला चैप्टर जो आपका है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी चैप्टर बड़े हैं उनको लगभग 2 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और जो छोटे चैप्टर्स हैं तो उनको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स, चाहे यूपी का सुपर टेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी का पैट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये आपकी जो है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पहले जो है एनसीईआरटी का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आपका एनसीईआरटी जो कंप्लीट है तो आप जो है किसी भी बुक से बाद में पढ़ें और तैयारी करें, बट जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसी क्रम में अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन फर्स्ट वाला चैप्टर है, यहाँ से देखते हैं। तो व्यापारिक मार्ग, तो व्यापारिक मार्ग जो है शुरुआत की जाती है। तो प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। तो जो भी पॉइंट है महत्वपूर्ण उनको ज़्यादा उन पर ध्यान देंगे। बाकी की चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं तो उनको इतना नहीं देखना है, तो जो भी महत्वपूर्ण है उनको देखते चलते हैं। तो 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का जो है आगमन या भारत में आना प्रारंभ हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थीं। तो ये कंपनियां जो है भारत में आई थीं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग में से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो इस प्रकार से जो है 3 मार्ग थे, और यहाँ पर जो है मार्ग जो है दिखाए गए हैं किस प्रकार से जो है ये कहाँ से क्या निर्यात होता था, तो वो जो है मैप भी यहाँ पर दिया गया है। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण जो है यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब आगे है समुद्र मार्ग की खोज। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। अरब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्र मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसीलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन जो है राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी या मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म जो है ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना था। ध्वज जो है यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएं, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज की। तो ये कुतुबनुमा वर्ड आपको याद रखना है। इसकी सहायता से नाविकों ने रास्तों की खोज की, लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। तो कुतुबनुमा आप याद रखेंगे, इससे दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस। तो कोलंबस कहाँ के निवासी थे? तो ये स्पेन के निवासी थे, ये भी आपको याद रखना है। स्पेन के निवासी थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, और ये स्पेन के निवासी थे। तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाल के निवासी हैं। अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पे 1498 पर
पहुंचकर भारत की खोज की। तो भारत की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी और ये पुर्तगाल के निवासी थे। 1498 ईस्वी में ये कालीकट पहुंचे थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। वहाँ पर मैंने आपको जो है ये लाइन की है, तो इन चीज़ों को आपको जरूर देखना है। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का जल मार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। और इसे जो है थोड़ा स्टोरी की तरह याद करेंगे तो और जो है ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको रटना नहीं है। हिस्ट्री जो होती है उसे रटना नहीं है, आप जो है उसका जो भी कथन क्या है, किस प्रकार से स्टोरी बनी है, थोड़ा उस हिसाब से देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको याद भी हो जाएगी। आगे है यूरोप व्यापार। तो यूरोप व्यापार जो है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। और इसके बाद है भारत में यूरोप व्यापारियों की होड़। तो जब इतने देशों के व्यापारी आने लगे तो यूरोप व्यापारियों की जो है होड़ हो गई है। तो किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक और धन, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होना। सभी हिस्सेदार अब व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो ये कंपनी के नाम जो है आपको याद रखने हैं। आज की निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। और यहाँ पर जो है यूरोप कंपनियों के आगमन के क्रम, तो ये क्रम जरूर आपको याद रखने हैं, जो है किस क्रम में कंपनी आई थी। तो यूरोप कंपनियों के आगमन का क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच जो है 1602 ईस्वी में और इसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो ये जो जैसे यूपी SSS का पेट है, लेखपाल है, PCS लेवल के एग्जाम है और यूपी का सुपर टेट है, तो वहाँ पर आपको क्रम मिलाने को क्वेश्चन जो है आपको रख दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन और ऑप्शन रख दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा क्रम बताओ कौन पहले आई थी कौन बाद में आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। तो आपको क्रम मिलाने को दे सकते हैं, इसलिए इनकी ईयर याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी जो कंपनी है वो किस ईयर में आई थी। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये भी याद रखना है कि गोवा, दमन और द्वीप में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को कोठी भी बोला जाता था। अब फैक्ट्री जो है क्या है, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर का अर्थ है एजेंट। जो फैक्टर शब्द का अर्थ होता है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे ही फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। आगे है वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात नहीं सोची थी। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाते थे, जो हॉलैंड के निवासी थे वो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनस्यूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। तो ये आपको याद रखना है कि हॉलैंड के निवासी जो हैं डच कहलाते थे और इन्होंने कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे, तो कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिनस्यूरा में इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोले थे। आगे फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए।
अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भद्दौज, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। आगे है, भारत में यूरोप की सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे थे। उनकी कोशिश थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम में बेचकर उससे मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों को बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। जो बंदरगाह होते हैं ये जो समुद्र के रास्ते होते हैं, और समुद्र के रास्ते से जो निकलने के बाद जो है जो भी स्थान होता है उसे ही बंदरगाह बोला जाता है। तो इसे जो है बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसीलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों के हाथ से माल खरीदने की कोशिश में रहते थे, ताकि सस्ता माल मिल सके और ये लोग महंगा बाद में बेच सकें। आगे समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी से कई मुकाबले में के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार में अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में के लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के तरीके अपनाए। आगे है, उन्होंने बादशाह व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, फरमान जारी किए। तो ये फरमान वर्ड जो है आपको याद रखना है। फरमान वर्ड होता क्या है? तो ये जो फरमान वर्ड होता है इसे आप जो है, फरमान का मतलब है एक आदेश सा होता है, आदेश जो राजाओं के द्वारा जारी किया जाता है उसे ही फरमान बोला जाता है। तो अब आगे देखते हैं, व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुगल बादशाह थे जहांगीर और उनके दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत जो आया था वो कैप्टन हॉकिंस था और ये 1608 ईस्वी में आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद सर टॉमस रो ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये मैप दिया गया है इंडिया का, और यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, जो अंग्रेज थे इन्होंने जहाँ भी अपनी जो है कंपनियाँ स्थापित की थी, तो वो देखिए ये अंग्रेज का जो है पॉइंटेड से दिया गया है, अंग्रेज का इस प्रकार का, और डच का जो है जहाँ पे डच ने स्थापित की थी तो वो वाला दिया है आपको ब्लैक कलर में। जैसे ये ब्लैक है तो ये डच का है, अंग्रेजों का ये रेड वाला है, फ्रांसीसी का जो है ये इस प्रकार का है, और पुर्तगाली का रेड इस प्रकार का है, और ये डेनिश का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये यहाँ पर सिग्न से दिया है। तो एक बार आप जो है इसको देख लें जो भी मैप में दिया है, क्योंकि मैप पूरा नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे है, उपयुक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच की फैक्ट्रियाँ की सूची यहाँ पर बनाने को दी गई है। तो आप जो है देख लें, ये बच्चों के लिए है क्योंकि एनसीईआरटी जो है 8th क्लास की बुक है। अब आगे देखते हैं, राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। तो ये चीज़ राजाओं के दिमाग में चल रही थी कि ऐसा होगा। आगे हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों को सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों
को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। आगे अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लुटा व डुबोया जाएगा। ये अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते थे। इस प्रकार की धमकियां देते थे जो हिंदुस्तान के राजा थे, उनके मन में जो है भय पैदा कर रखा था, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना व्यापार फैला सके और भारत में अपना ये मुनाफा कमा सके यहाँ से। आगे इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपना गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले बनवाए। तो आगे ये जो यहाँ टेबल में दिया गया है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत के हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए, क्योंकि इन लोगों के पास साधन थे। आगे है, जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूकें आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इससे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। तो ये लोग पहले से इतने एडवांस थे, इनके पास जो है ये चीज़ें तकनीकी जो टेक्निक वाली चीज़ें हैं वो इन लोगों ने इनका डेवलपमेंट पहले से ही कर लिया था। आगे धनी व्यापारियों के पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। जो पहला बैंक बनना वो इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आगे है, ये इस प्रकार की जो घड़ी है बच्चों के लिए दिखाई गई है, क्योंकि आप लोग तो बड़े होंगे। तो आगे है, आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ गए। तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर आपका फर्स्ट वाला जो है कंप्लीट हो गया। और आगे यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका जो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन जो पहला चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो इसके साथ ही इसके कुछ ही समय में हम आपको 1-2 दिन में सेकंड वाला चैप्टर भी प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे करके आपको टोटल चैप्टर से जो है मिल जाएंगे। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये सभी वीडियो आपके सभी आगामी एग्जाम्स यूपी सुपर टेट से लेके आप किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी SSSC, पेट, लेखपाल अथवा यूपी SSSC से आने वाली सभी भर्तियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपका NCERT जो है मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स बने रहें चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।